एग्जाम में इस तरह का अगर ऑप्शंस मिले कि लगे हाँ वो भी सही है वो भी सही है, तो जो डायरेक्ट हिट करता है उस पर आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। लेकिन अगर कोई कर भी देता है तो हम लोग मार्क्स देते हैं, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। और सारे क्वेश्चंस में कपास की काली मिट्टी किसे कहते हैं, तो रेगुर या काली मिट्टी ही होगी। दूसरा बात कि इसमें दिया गया कृषिगत उत्पाद कौन कौन से है, तो ऐसा थोड़ा है कि केवल कपास की खेती होती है, वो बहुत उपजाऊ मिट्टी है, उसमें और भी फसलों का उत्पादन होता है, तो उनका नाम देना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस रखे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, जल संसाधन। तो जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं जल संसाधन से, उसको ही हम लोग देखेंगे। पहला है क्वेश्चन बातें नहीं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके साथ साथ आपका 2-3 क्वेश्चन और है। ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इनमें से पहला है जल का महत्व। कई कई क्वेश्चंस में आपका दिया गया है कि जल एक संसाधन क्यों है, इसका क्या महत्व है, या इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जल का क्या महत्व है बताएंगे एक एक पॉइंट कर करके। यस, हमारे जीवन का आधार है। हाँ, जल के बिना पृथ्वी पे कोई जीव रहना संभव नहीं है। कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना किसी का जीव ही रहना मुश्किल है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो हमें बताना। पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, घर धोने। तो ऐसे थोड़े ना लिखोगे, आप क्लास 5 या 6 के बच्चे हो, नहीं ना, स्टैंडर्ड तो आपका हाई है, तो उसी अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन का आंसर भी होना चाहिए। ठीक है क्या, हाँ ठीक है, इस तरीके के आंसर आप एक इस तरीके से लिखना है कि हाँ लगे कि आप लोग, आपका आंसर सही है, लेकिन इस तरीके से लिखना है कि हाँ आप क्लास 10th के बच्चे ने लिखा है। ठीक है क्या, ठीक है, तो पहले जल के बारे में इंट्रोडक्शन देके कि कितना अमाउंट में पृथ्वी पर ये मौजूद है। ठीक है,
तो जल का हम लोग जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पर 70% क्या है, जल है, और 30% जल स्थल भाग है। ठीक है, तो ये 70% पृथ्वी का ऊपरी लेयर में केवल जल भाग स्थित है, जबकि इसी 70% का 96.5% जो है वो सी वाटर है, यानी कि सॉल्ट वाटर, खारा जल। ठीक है, समुद्र में स्थित लवणीय जल 96.5% इस 70% का। ठीक है, और बचा हुआ 3.5% जो है वो फ्रेश वाटर है, यानी पीने योग्य पानी है, मीठा पानी जिसको बोलते हैं। इससे माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3.5 ही होगा ना, हर एक जगह ना 2.5 ही देते हैं। इतना ही है। ठीक है, हाँ, वो उसको भी देखते हैं, इसको भी देखेंगे। ठीक है, हाँ हाँ देखते हैं। ये जो 70% जो है ये आपका पूरा का पूरा पृथ्वी में जो ऊपरी लेयर में पानी का अमाउंट है वो है 70%, और इस 70% का 96.5% आपका सी वाटर या सॉल्ट वाटर यानी कि खारा जल है, जबकि बचा हुआ जो है रेस्ट शेष है फ्रेश वाटर यानी मीठा जल, जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन ये भी जितना 3.5% है ये भी हम पूरा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका 69% जो है वो है ग्लेशियर या आइस के रूप में, हिम नदियों में है। हिम नदी पता है ना, ग्लेशियर्स। ठीक है, बर्फ के रूप में है। ठीक है, जमे हुए ठोस अवस्था में है, जबकि बाकी का 30% जो है वो अंडरग्राउंड वाटर है, यानी कि भूमिगत जल 30%, और बचा 1% या 0.3% है। ये बचा हुआ ये कुछ पॉइंट्स में है। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स में है, ये ऊपर वाले, इसमें से 0.3% है, उसी का हम लोग डायरेक्ट रूप से यूज करते हैं, जो कि रिवर में है, यानी कि नदियों में है, तालाब में, झरनों में, झील में पाए जाते हैं। नदी, झील, तालाब। अभी हम लोग यूज कर रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर, और जो 0.3% है उस पानी को हम लोग यूज कर रहे हैं। इसी पर ही पूरा लूट हो रहा है। ठीक है, और एक बात और ऑब्जेक्टिव में है, जैसे कि इंडिया विश्व का 4% बारिश केवल इंडिया ही प्राप्त करता है। विश्व में जितनी भी बारिश होती है उसका 4% केवल इंडिया में होती है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ आपका। ये मैं जल के बारे में एक भूमिका दे रही हूं। अब इसका हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं भूमिगत जल, और इसका यूज करते हैं कहाँ हमारा उपयोग में आता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या। पहला, घरेलू कार्यों में, घरेलू कार्य में होगा, जितना भी कपड़ा धोना, बर्तन धोना, घर साफ करना, गाड़ी साफ करना, आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। क्या है पहला, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंस, जल का महत्व। एक एक पॉइंट करके लिखते जाइए। जैसा क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसको उस तरीके से बताते और लिखते हुए जाइएगा। घरेलू कार्य में हुआ पेयजल के रूप में, पीने के लिए। दूसरा लिखिए, पेयजल के रूप में या पीने के लिए। दूसरा,
तीसरा। पहला लिखिए घरेलू कार्य में। कृषि में सिंचाई के लिए, सिंचाई में यूज होता है ना। अगर सिंचाई नहीं होगी तो किसी भी फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। लिखिए सिंचाई में कल कारखानों या उद्योगों में जल का प्रयोग। बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे अगर वस्त्र उद्योग है तो वस्त्रों की सफाई के लिए उनको कलर करना है। चमड़ा उद्योग है तो उसको साफ करना है। तो बहुत सारी आपकी हैवी इंडस्ट्रियां हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, वहां पे मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी का यूज किया जाता है। ठीक है, उद्योगों में लिखे, उद्योगों में या कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में, पहले कल की हाँ कारखाना भी बोल सकते हैं। हुआ। नेक्स्ट, इकोसिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पानी जरूरी है। पानी जरूरी है। फूड चेन क्या चाहिए? फूड चेन के लिए आपका पानी का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह होना चाहिए। पहले मिट्टी से पेड़ पौधों में होगा, पेड़ पौधों से या तो वातावरण में होगा, वायुमंडल में, या तो शाकाहारी जीव में, शाकाहारी जीव से मांसाहारी जीव में, मांसाहारी जीव से फिर अपघटक, उसे फिर मिट्टी में मिलाएंगे, या तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो बचा कुचा पानी रहता है वो वायुमंडल में वापस वाष्पोत्सर्जन के द्वारा चला जाता है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। जल विद्युत में होगा यूज, ऊर्जा उत्पादन में या जल विद्युत में हुआ। मछली पालन में, मत्स्य पालन में होगा। पानी नहीं रहेगा तो मछलियां कहां पालोगे? 3 नंबर में आपके पास लिस्ट अगर ज्यादा है, 10-12 लिस्ट है तो मत कीजिए। कम लिस्ट है तो उसको विस्तार से लिख दीजिए, और एक लाइन में विस्तार से लिख ही दीजिएगा तो क्या होगा। एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, मैं बहुत तो नहीं बोल रही, ठीक है, आपके पास स्पेस रहता है। फिर परिवहन में यातायात, जल यातायात, शिप्स और बोट कहाँ चलेंगे? पानी के ऊपर ही ना। जल यातायात या जल परिवहन में। मनोरंजन के लिए बोटिंग करना है, वाटर पार्क घूमना है। बिना वाटर पार्क कैसे जाओगे? क्या? हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, दिमाग लगाओगे तो सारा चीज का आंसर लगभग एक जैसा है। हो गया, जल का महत्व हो गया। दूसरा है जल एक नवीकरणीय संसाधन है। कैसे? कैसे? वाटर साइकिल, जल चक्र को इसमें लिखना होगा। जल चक्र कोई समझाएगा अच्छे से? कौन? पीछे से उठो, पीछे। यस, इसका ड्राइंग में बन सकता है। ठीक है, ठीक है। तो जल एक नवीकृत संसाधन है। कैसे? उसको हम लोग लिखेंगे कि 3/4 भाग यानी कि 30%, 70% क्या है? जल पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मौजूद है, और ये पृथ्वी पर ही पाए एकमात्र ऐसा ग्रह है
जहां पर जल पाया जाता है। इसके अलावा यह जल हमें पुनः बार बार नए रूप में प्रकृति के द्वारा ही प्रदान हो जाता है। कैसे? तो 1 नंबर, इस पूरी प्रक्रिया का ऊर्जा का केंद्र कौन सा है? सूर्य। पहला पॉइंट हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट हुआ सौर ऊर्जा के द्वारा, बैठिए, सौर ऊर्जा के द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद वाष्पोत्सर्जन करते हैं, यानी जो क्या एनर्जी प्लस O2 प्लस H2O बनता है, जो एक्स्ट्रा H2O रहता है यानी जल जो रहता है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में मिल जाता है। दूसरा प्रोसेस होता है कि सूर्य की गर्मी के द्वारा पृथ्वी पे मौजूद जितना भी जलीय क्षेत्र है, ठीक है, वो गर्म होता है और उससे वो वाष्प बनकर वायुमंडल में मिल जाता है। ये प्रोसेस होता है वाष्पीकरण और पेड़ पौधों के द्वारा होता वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण के द्वारा जितने भी जल वाष्प वायुमंडल में मौजूद रहते हैं वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और संघनन की क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया? संघनन की क्रिया के द्वारा बादलों का निर्माण होता है। फिर ये बादल वर्षा के रूप में, वर्षण के रूप में पृथ्वी पर जल को बर्फ के रूप में या जल के रूप में वापस भेज देते हैं। कहीं कहीं स्नोफॉल भी तो होता है, ठीक है, और कहीं कहीं रेनफॉल होता है, ठीक है, यानी कि एक जलीय वर्षा होती है, एक बर्फबारी होती है। दोनों रूप में फिर ये जल चक्र कंप्लीट होकर पृथ्वी पर वापस आ जाता है, यानी कि नए रूप में हमें फिर से मिल गया। इसी वजह से जल को नवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन क्या अब के टाइम में जितना यूज हो रहा है या मिस यूज हो रहा है ये नवीकरणीय संसाधन, वाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधों के द्वारा हो, एक प्रॉपर वर्ड दिया गया है, ठीक है, यानी कि जल का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, और वाष्पीकरण हो रहा है नदियों के द्वारा, जो पानी वाष्प के रूप में बदलकर फिर से वायुमंडल में मिल जाता है, ठीक है। तो फिर हम अगर इस नवीकरणीय योग्य संसाधन है क्या क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा प्रोसेस जल चक्र को लिखेंगे और जल चक्र का प्रोसेस लिखने के बाद हम ये लिख सकते हैं कि इसी वजह से जल चक्र की प्रक्रिया की वजह से जल को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। लेकिन उसके साथ एक लाइन और ऐड कर देंगे कि वर्तमान समय में पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जल का दुष्प्रयोग या बेधड़क यूज हो रहा है या जनसंख्या जितनी बढ़ती जा रही है उसका इतना ज्यादा जल का प्रयोग बढ़ गया है जिसकी वजह से अब ये नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाने लायक नहीं रहा। ये आपका व्यू है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? है ये नवीकरणीय संसाधन, लेकिन जिस तेज गति से ये गंदा हो रहा है उतनी तेज गति से हमें वापस नहीं मिल रहा। लेकिन फिर तो उसे फिर से करके तो उसे शुद्ध बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? ये आपका व्यू है। ये कभी हो सकता है कि कभी भी जल चक्र ना हो और ये ऐसा नहीं होगा। हाँ तो जल चक्र में जैसे कि आप यहाँ पे पूरे घर में कितना पानी यूज कर रहे हो? 1000 लीटर 2000 लीटर, ठीक है, और क्या फिर उतना पानी तुरंत प्रोसेस होके आ रहा है? नहीं आ पा रहा है, ठीक है। हर एक आदमी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हर एक आदमी अगर 500 लीटर भी पानी दिन भर में खर्च कर रहा है तो वो सोचने वाली बात है। फिर तो उसमें कुछ फायदा भी होता है, जैसे कि कारखाना में उतना ज्यादा ये जल लगता है तो आपको फायदा लग रहा है ना, जिसके पास पानी नहीं है उससे पूछे, ठीक है। धनबाद का एरिया में जाओगे ना, बहुत सारे ऐसा एरिया है जहाँ खटिया पे बैठ के नहाते हैं, नीचे बर्तन रखते हैं ताकि उस पानी का फिर वो लोग कहीं ना कहीं यूज करें। आपके पास पानी है इसलिए आप बोल रहे हैं, जिसके पास नहीं रहता उससे पूछिए, ठीक है। तो कैसे होगा प्रोसेस? सन इनसे हुआ सौर ऊर्जा, पीछे बात हो रहा है।
यहाँ पे पेड़ पौधे, इनके द्वारा होगा वाष्पो, ठीक है। यहाँ पे नदी, तालाब, झील, समुद्र, हाँ बहुत अच्छा रहेगा, जल स्रोत या जलीय भाग, ठीक है, इनके द्वारा होगा वाष्पीकरण। इन दोनों का सम्मिलित रूप होगा संघनन। संघनन की क्रिया के द्वारा ही क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है। बादल, ये हो गया वर्षण। वर्षण किस रूप में हो सकता है, बर्फ के रूप में या जल के रूप में। चौक नहीं है। ऊर्जा, इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र हुआ सूर्य, ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। ये सौर ऊर्जा पृथ्वी पर प्रदान करता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, पानी थोड़ा बहुत मात्रा में रिलीज होता है। जो जलीय भाग है वो गर्म होकर वाष्पीकरण की क्रिया करते हैं। दोनों के द्वारा ये जल जो है, वाष्प है, जो जल वाष्प है, वो फिर वायुमंडल में जाकर संघनन की क्रिया करते हैं और बादलों का निर्माण करते हैं। फिर ये वर्षा के रूप में फिर पृथ्वी पर वापस पानी को वापस भेज देते हैं। और ये वर्षण रेनफॉल या स्नोफॉल बर्फ के रूप में या जल के रूप में हो सकती। ठीक है, हो गया ये क्लियर? पॉइंट वाइज लिख दो बाबा, लिखो जल्दी। लिखोगे ना कि जल चक्र के वजह से ही पृथ्वी पर जल नए रूप में हमें मिलता है। तो कैसे कैसे होगा जल चक्र का स्टेप्स? पहला पॉइंट, 1 नंबर, जल चक्र प्रक्रिया का ऊर्जा का केंद्र है सूर्य। जल चक्र प्रक्रिया का ऊर्जा का केंद्र है सूर्य। लिखिए जल्दी। हो गया? दूसरा पॉइंट, सौर ऊर्जा ग्रहण कर, सौर ऊर्जा ग्रहण कर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्रीम लगाओ। और हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा के द्वारा होता है ना वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल को वापस वायुमंडल में वापस भेज देते हैं। तीसरा पॉइंट,
सौर ऊर्जा से प्रकाश और गर्मी पाकर चौक गर्मी पाकर लिख लेना। चौक वो सर के पास। बाहर में होंगे, उनको बोलिए। गर्मी पाकर जलीय भाग का जल वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकरण है, कृत मतलब क में री लगेगी और त, वाष्पीकृत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल में मौजूद जल के कण या जल वाष्प, जो लिखना चाहते हैं आप, जल के छोटे छोटे कण या जल वाष्प वायुमंडल में मौजूद वायुमंडल में मौजूद जल के कण या जल वाष्प संघनन क्रिया के द्वारा बादलों का निर्माण करते हैं। सॉरी,